वो एक वो मामा था जिसने अपने भांजे भांजियों का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, और एक ये मामा है जो अपनी भांजियों के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के सीकर जिले में पिछले दिनों घटी एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को कुछ देर के लिए सकते में डाल दिया। कोई भरोसा नहीं कर सका, कोई विश्वास नहीं कर सका कि एक पिता अपनी बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। ठीक है, लोग पसंद नहीं करते हैं, आज भी कई जगह पर बच्चियों के जन्म को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उसके लिए वो तमाम रास्ते अपनाए जाते हैं जिससे कि उन बच्चियों से वो छुटकारा पा सकें। लेकिन ये सोचा नहीं जा सकता है कि एक पिता अपनी 5 महीने की जुड़वा बच्चियों के साथ ऐसी खौफनाक हरकत को अंजाम दे बैठेगा। तो ये मामला है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला तो है ही, पर साथ ही हमें इस अपराध के कई अन्य पहलुओं से भी वो अवगत कराता है। हमें ये सोचने पर विवश करता है कि इन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हमें कहाँ-कहाँ और किन-किन स्तरों पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2024 से, जब सीकर जिले के निमका थाना में 2 बच्चियों नव्या और निधि का जन्म होता है। अशोक यादव, अनीता यादव के घर जन्मी ये दोनों बच्चियां अब 5 महीने की होने को आई थी। इनकी एक बड़ी बहन थी 5 साल की लक्ष्या, जो अपने माता-पिता के साथ, अपने दादा-दादी के साथ रहती थी। जिस दिन ये वारदात हुई, जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन दोपहर का समय था, गुरुवार का दिन था। माता और पिता यानी कि अशोक यादव और अनीता यादव दोनों अपनी जुड़वा बेटियों को लेकर हॉस्पिटल गए थे। उस दिन वैक्सीनेशन का दिन था, उनको वैक्सीनेशन करवा कर वो घर पर लौटे थे। जैसे ही अनीता घर में लौटी, सास बनारसी देवी ने ताना देना शुरू कर दिया कि फिर से 2 बेटियों का जन्म हो गया है, मेरा बेटा कैसे इनको पालेगा, कैसे इनकी परवरिश करेगा, एक बेटा नहीं जन सकी। और जैसा कि आम भारतीय परिवारों में बच्चियों के, या कहूँ कि 3 बच्चियों के जन्म लेने के बाद कहा जाता है, वो सब अनीता को सुनाया गया। ये ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ़ उसी दिन की बात थी कि अनीता को ये सब सुनना पड़ रहा था। जब से जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ था, तब से अनीता लगातार अपने घर परिवार में, अपने सास-ससुर से, अपने पति से इसी तरह के तानों और उल्हानों को सुन रही थी। पर वो एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटियाँ बहुत प्यारी थी। लेकिन उस दिन अनीता से चुप नहीं रहा गया। उसने भी पलटकर जवाब दे दिया कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर 2 बच्चियों का जन्म हुआ है तो। मैंने ही तो अकेले इन बच्चों को जन्म नहीं दिया है। बस इतना सुनना था कि अशोक यादव का पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। उसने धुन कर अनीता की पिटाई की पहले। उसके बाद उसने अपनी बेटी, जो कि उसके पैरों के पास बेड पर लेटी हुई थी, उसने ऐसे पैर से उसको पहले खींचा, उसके बाद उसे उठाया और उसको ज़मीन पर पटक दिया। यही नहीं रुका अशोक, ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर दौरा पड़ गया। उसने दूसरी बेटी को भी उसी अंदाज़ में उठाया और फिर उसको उसने ज़मीन पर पटक दिया। जब पहली बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो अनीता देखकर हतप्रभ रह गई। उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसका पति, उसकी बेटियों का पिता उनके साथ ऐसा कर सकता है। वो उस बच्ची को उठाने के लिए दौड़ी तो सास ने पकड़ लिया। जब दूसरी बेटी को उसने उठाया तो अनीता मदद मदद चिल्लाते हुए वो पड़ोस में ही रहने वाली अपनी बहन के घर की तरफ दौड़ी। वहाँ पर जाती, उस सब बताती उससे पहले ही सीढ़ियों से उतरते-उतरते अनीता वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सदमा बहुत गहरा लगा था। इस बीच में जो अनीता की जो बहन और उनके घरवाले हैं, वो तुरंत अनीता के ससुराल पहुँचे, जो कि 3-4 घर की दूरी पर था। वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उसकी बहन वो अनीता को उसके देखभाल में, उसको केयर देने में लग गई। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि दोनों बेटियाँ जो हैं, दोनों बच्चियाँ जो हैं, वो बेसुध हो गई। कि बहन के घरवालों को ये बताया गया कि दोनों बच्चियाँ बेड से गिर गई, घर में बच्चे खेल रहे थे और उसी दौरान दोनों बच्चियाँ गिर गई, बेसुध हो गई और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। जो बताया, ये अशोक के बड़े भाई ने बताया, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। इसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसा भी पता चला है कि जब हॉस्पिटल बच्चों को ले जाया गया तो उनमें से एक बच्ची की तब तक मौत हो चुकी थी, लेकिन जो दूसरी बच्ची है उसकी सांसें वहाँ चल रही थी। बचाने की कोशिश हुई, लेकिन उस बच्ची को भी बचाया नहीं गया। पूरा मामला है, ये हमारे पास फेसबुक पर दीपक पांडे जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमें इसकी जानकारी मिली थी। और उसके अलावा फिर चूरू के युवा समाजसेवी हैं राज कताना, उन्होंने भी इसके बारे में अपडेट शेयर किया था। उसके अलावा कई सोर्सेज से हमें दिल्ली से जानकारी मिली और कई अन्य माध्यमों से भी हमें इस केस के बारे में लगातार अपडेट्स। परिवार था, वो दोनों बच्चियों की डेड बॉडी को लेकर घर आ गया। उसके बाद घर के पास में ही एक शमशान घाट था, वहाँ पर ले जाकर दोनों बच्चियों को दफना दिया गया। अनीता इस बीच में होश में आ चुकी थी। अनीता अपने घर पहुंची तो उस पर ये दबाव बनाया गया कि वो किसी को भी इसके बारे में ना बताए कि ये किस तरह से दोनों बच्चियों की मौत हुई है।
और यही कहा जाए कि बच्चियां बेड से गिर गई। अनीता के लिए बड़ी दुविधा थी। एक तो उसकी प्यारी बच्चियां उससे छिन गई थी, उसके सामने बड़ी ही क्रूर तरीके से उन दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया था और उसके बाद वो अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकती थी। वो उस पर ये भी डर उसके ऊपर मंडरा रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं उसकी बड़ी बेटी के साथ भी इसी तरह की हरकत हो जाए और उसको भी मार दिया जाए। लेकिन जब अनीता के घर वालों को, मायके वालों को ये बात पता चली तो उनको लगा कि ज़रूर इस मामले में कुछ तो संशय है, कोई तो बात है, ऐसे तो दोनों बच्चियों की अचानक मौत नहीं हो सकती। वो जानते थे कि जब से इन दोनों बच्चियों का जन्म हुआ है, तब से अनीता के ससुराल वालों ने अनीता का जीना मुहाल किया हुआ है। तो रात को अनीता के भाई सुनील का उसके पास फ़ोन आता है, वो उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है और तब अनीता खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सारी बात अपने भाई को बता देती है। सुनील भी ये सुनकर फक रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। लेकिन तुरंत ही वो अपनी बहन के ससुराल यानी कि निमका थाना की तरफ चल पड़ता है और इसी बीच में वो वहाँ पर पुलिस थाने को भी इन्फॉर्म कर देता है कि इस तरह की घटना हो गई है। 2 नवजात बच्चियों का, जिनकी उम्र 5 महीने थी, उनका बड़े ही वहशियाना तरीके से उनके पिता के द्वारा मर्डर कर दिया गया है और इस मामले में जांच पड़ताल करनी बहुत ज़रूरी है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो अनीता के जो ससुराल वाले हैं उन्हें फिर वही कहानी सुनाते हैं कि दोनों बच्चियां बेड पर थी, बच्चे कुछ खेल रहे थे वहाँ पर, उन्होंने चादर खींची, उसी में वो दोनों बच्चियां भी नीचे गिर गई और दोनों बच्चियों की मौत हो गई। वो तो हम हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, लेकिन वहाँ भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के पास क्योंकि पहले से जानकारी थी तो वो उनसे पूछती है कि बच्चियों को कहाँ दफनाया गया है और इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है जहाँ पर उन बच्चों को दफनाया गया था। 28 मार्च की सुबह करीब 8 बजे 2 गड्ढे से जहाँ पे बच्चे को दफनाया गया था, दोनों बच्चों के शव निकाले जाते हैं। उसके बाद एफएसएल टीम और पुलिसकर्मी भी जो बच्चियों की हालत थी उसको देखकर सहम जाते हैं। मेडिकल बोर्ड की देखरेख में दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और तब ये बात सामने आती है कि बच्चियों को जिस तरह से ज़मीन पर पटका गया था, उससे उनके सिर की और उनके चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई थी। सिर में जिस तरफ से बीमारी, जिस तरफ से पटका था, वहाँ गड्ढा बन गया था। उन बच्चियों के चेहरे सूज गए थे। मतलब बहुत ही विभत्स हालत में वो बच्चियां मिली थी। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि जो अशोक की माँ है बनारसी देवी और उसके जो घर वाले हैं, उनको भी बराबर का दोषी ठहराया जाना चाहिए, दोषी बनाया जाना चाहिए। इसलिए कि अगर इस तरह से उस दिन अशोक की माँ प्रोवोकिंग ना करती, प्रोवोकिंग माहौल ना बनाती, इस तरह से ताने ना देती अशोक को और अनीता को, तो शायद अशोक इस हालत तक नहीं पहुंचता। अशोक को तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो उसने अपनी बेटियों के साथ किया है, लेकिन उसकी माँ भी इसकी बराबर की दोषी है। उसके भाई और पिता भी बराबर के दोषी हैं जो उन बच्चियों के होने के बाद से लगातार अनीता को मानसिक यंत्रणा दे रहे थे और इसके साथ साथ ऐसा माहौल बना रहे थे जो अशोक को प्रवोक कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि दोनों की जो शादी है वो 2016 में हुई थी, अशोक और अनीता की शादी। और अशोक तब से ही वो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, वो बेरोजगार था, लेकिन क्योंकि अच्छे खाते पीते परिवार से था तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी वाड़ी सब थी घर में। तो वैसी परिस्थिति में ऐसे मतलब कहें कि वेल टू डू फैमिली में भी बच्चियों को लेकर इस तरह की मेंटेलिटी होना, ये सच में आपको कुछ देर के लिए सत्ते में तो डाल ही देता है कि आखिर कितना समय और लगेगा लोगों की मेंटेलिटी बदलने के। नहीं चाहते थे बच्चियों को तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाकर उनको सरेंडर कर सकते थे, कहीं भी किसी पालने में रख सकते थे, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि राजस्थान में भी कई जिलों में ये जो पालने हैं ये लगाए हुए हैं अस्पतालों के बाहर। हो सकता है इनको इसके बारे में ना पता हो, क्योंकि जो दोनों बच्चों का जन्म है वो एक निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के जरिए हो, तो निजी हॉस्पिटल्स में तो वैसे पालने नहीं लगे होते हैं और उन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी भी सेफ सरेंडर लॉज के बारे में नहीं। तो यहाँ पर मुझे सरकार भी फेल नजर आती है कि वो सेफ सरेंडर पॉलिसी का बहुत व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हमें हर दिन देखने को सुनने को मिल रही हैं। हर दिन नवजात बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और हर दिन परिवार बिखर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की हत्या करने के बाद माँ हो या पिता हो या परिवार के दूसरे सदस्य हो, उनको जेल होना सुनिश्चित है। न सिर्फ जेल होना बल्कि 7 साल या 10 साल की सजा भी उनके अपराध के अनुसार ये होना उनको तय है। तो परिवार बिखर ही जाते हैं, फिर परिवार बचता नहीं है। तो इस सब को रोकने के लिए सरकारों को व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर मुझे कहना चाहिए कि सेफ सरेंडर पॉलिसीज़ के बारे में जन जागरूकता करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो सेफ सरेंडर पॉइंट्स हैं, सेफ सरेंडर क्रैडल पॉइंट्स हम इनको कह सकते हैं, सेफ सरेंडर सेंटर्स कह सकते हैं, ये लोगों के रीच में लेकर आना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग आसानी से बच्चों को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास आकर उनको सरेंडर कर सकें।
बनारसी देवी जैसी सासों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ़ जब अपनी बहू को ताना देती हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसका जीना मुहाल करती हैं, तो आप एक तरह से अपने बेटे की ज़िंदगी को भी बर्बाद करती हैं। इसलिए कि जब बेटा और बहू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपका परिवार कभी भी हँसी-खुशी वाले माहौल में नहीं रह सकेगा। वहाँ हमेशा तनाव रहेगा, वहाँ हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। वहाँ पर अगर इस तरह का अपराध हो जाता है, इस तरह जहाँ पर बच्चों की हत्या हो जाती है, तब तो फिर समझिए कि आपका परिवार ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह करने की क्या ज़रूरत है? आपने अपनी ज़िंदगी जी ली। अपने बहू को उनकी ज़िंदगी जी लेने दीजिए। आप आज ही मैं एक बड़ी अच्छी सोशल पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें कहा गया था कि अपनी बहू को अपनी बेटी मत समझिए और उस पर अपना अधिकार भी मत समझिए। उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। उनके जो बच्चे हैं वो उनके बच्चे हैं। आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। आपको उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कैसे पलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे शादियाँ होंगी, कैसे पढ़ाई-लिखाई होगी, ये आपके बेटे-बहू का मसला है ना, उनको टैकल करने दीजिए। अब जब आप उसमें कुछ बोलते हैं तो वो एक तरह से आग में घी डालने वाली बात होती है। तो ये मत कीजिए। जाने से पहले मैं अपने सभी सूचनादाताओं का आभार जताना चाहती हूँ कि उन्होंने इस घटना की पल-पल की जानकारी, उसके डिटेल्स, उसके अपडेट्स हमसे शेयर किए। इसके साथ-साथ मैं आपसे ये अपील भी करना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है प्लीज़ इसे अपने सर्किल में ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर वेल टू डू फैमिली भी है और बच्चे अगर ऐसे हो गए जिनको अपने साथ नहीं रखना चाहते, भले ही वो गर्ल चाइल्ड है, तो उसको सुरक्षित को सरकार को सौंपें। ये कम से कम बच्चे अडॉप्शन पूल में आ जाएँगे, तो ये उन परिवारों के पास पहुँच सकेंगे, जिन परिवारों को इन बच्चों की ज़रूरत है, इन बच्चों के इंतज़ार में है वो और सालों इन बच्चों का इंतज़ार करते हैं, तब कहीं जाके उनकी गोद भरती है, उनका आंगन गुलज़ार होता है। तो समझदार बनिए, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और पालूना को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको फॉलो कीजिए और कमेंट के ज़रिए ये ज़रूर बताएँ कि इस तरह के जो लोग हैं, जो अशोक और बनारसी देवी जैसे लोग हैं, इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए और अनीता जैसी माँ वो अपने बच्चों को कैसे बचा सकती है। इसके साथ अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।